अभिषेक बनर्जी से भ्रष्ट इस पश्चिम बंगाल में कोई नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। आप एक घटना दिखा दीजिए जहाँ पर जबरन वोट मारा गया, बम मारा गया, लोगों को डराया गया, साधारण लोगों को वोट देने को मिला। टीएमसी चौथे नंबर पर गया, का पूरा किला ताज नहस हुआ और उसके सबसे बड़े जो कलाकार हैं वो वही है। उन्हीं के चलते टीएमसी में फूट हुई। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी। आप जो किए हैं वो आपको भोगना है, आप उससे बच नहीं सकते। कहीं बीजेपी का नेता कहीं किसी के घर पर हमला नहीं कर रहा है। आपने जिनके बच्चों का रुपया लिया है नौकरी दिलाने के लिए और पैसा नहीं लौटा है, तुम्हारे का नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रशांत। इस वक्त हमारे साथ हैं उमेश राय जी, नवनिर्वाचित विधायक हैं, बंगाल सरकार में मंत्री हैं। स्वागत है सर आपका। आपका बंगाल की माटी पर आपका भी स्वागत है। जी सर। सबसे पहला सर सवाल ये है कि निर्वाचित जो सरकार है बंगाल की, एक तो इतने लंबे वक्त के बाद यहाँ सरकार बदली, तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत वर्षों के बाद सरकार बदला है और जनता को पूरे व्यवस्था बदलने का मूड है। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया था कि हम सिर्फ पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बदलेंगे, हम पश्चिम बंगाल की व्यवस्था बदलेंगे। जैसा कि आपने देखा है, पिछले 15 वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही और ये सरकार जिन वादों पर आई थी, ये सरकार उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। इस टीएमसी के आने के पहले जो वामपंथी सरकार थी बंगाल में 34 वर्षों तक लगातार, उसने बंगाल के सारे क्षेत्र को बर्बाद किया। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का विषय हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बंगाल पिछड़ा। लोगों को ऐसा लगने लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वामपंथी जब सत्ता में आए थे तो उनका नारा था कि हम गरीबों का जीवन शैली बदलेंगे, मज़दूरों को उनका हक दिलाएंगे। उनका नारा था कि पसीना सूखने से पहले मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिलनी चाहिए। वही सरकार 34 साल में बंगाल में सबसे ज़्यादा कल कारखाने बंद किए। पसीना निकला ही नहीं मज़दूर का, मज़दूर आत्महत्या किया, पलायन किया। जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तृणमूल ने नारा दिया था महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को अधिकार, मज़दूरों का हक, युवाओं को रोजगार, ऐसे बहुत सारे बात किए थे। नया रोजगार लाएंगे, बंद कल कारखानों को खोलेंगे, सीपीएम ने जितने कारखाने बंद किए हम उसको खोलेंगे। ये इतना वादा करने के बाद जो सरकार बनी, वो सरकार बड़ा मैंडेट लेके बनी थी 2011 में। सरकार बनने के 2 वर्ष के बाद ही बंगाल में सबसे पहले चिट फंड का घोटाला हुआ, जिसमें बंगाल के सबसे कमज़ोर आखिरी स्तर पर रहने वाले लोग, रोज़ कमाने खाने वाले लोगों के पैसों को लूटा गया। और ये थोड़ा बहुत रुपया नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट था। वहाँ से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के लोगों को धोखा देना शुरू किया। पश्चिम बंगाल में एक योजना चलता था लक्की भंडार जी। महिलाओं को जब 2011 में टीएमसी की सरकार बनी, 5 साल के बाद जब 16 का चुनाव आया तो ममता बनर्जी ने महिलाओं को लुभाने के लिए 500 रुपया लक्की भंडार शुरू किया। वो लक्की भंडार भी कोई बिहार यूपी के लोगों को थोड़ी ना मिलता था, वो दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता था, बंगाल के लोगों को ही मिलता था। उसके लिए आधार, बैंक अकाउंट, ये सब था और उसका क्राइटेरिया था किसको मिलेगा, किस स्तर के लोगों को मिलेगा। जब 2021 का चुनाव आया तो ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले, चूंकि पिछली बार उनको सफलता मिला था उस पर, उन्होंने उस लक्की भंडार के अमाउंट को 1000 कर दिया। 21 का चुनाव जीत गए। इस बार जब 26 का चुनाव आया तो अपने पुराने ट्रिक पर ही आकर उसको 1500 रुपया देने का उन्होंने वादा किया। लेकिन 2021 से 2026 के बीच में बंगाल की महिलाएं टीएमसी के खिलाफ सड़क पे थी, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ 1000-1500 रुपया नहीं चाहिए, उनको अपनी बेटी का सुरक्षा चाहिए। आप चाहे जहांगीर का मामला हो, चाहे शाहजहां का मामला हो, हम लोगों ने बंगाल में देखा किस तरीके से महिलाओं का शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए सड़क पर उतर गई। ऐसा लगता था कि जैसे सरकार के ऊपर ही ब्लेम आ रहा है। देखिए, अपराध कहीं भी होता है, किसी भी प्रदेश में होता है। भारत का कौन ऐसा प्रदेश है जहाँ बलात्कार नहीं होता है, जहाँ हत्या नहीं होती, जहाँ लूट नहीं होता है। लेकिन सरकार का काम हत्यारे को बचाना थोड़ी है। सरकार को तो कठोरता के साथ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार उसको बचाने में लगी। आरजीकर हॉस्पिटल जैसी घटना, जघन्य अपराध को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री फ्रंट पे आती है। उनके पार्टी के पार्षद हजारों हजार लोग लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, आंदोलन करने वाले डॉक्टरों को मारते हैं, क्राइम सीन पर जाकर पूरा सबूत मिटाते हैं। और इस सब के पीछे पुलिस और स्थानीय नेताओं का हाथ होता है। जनता
इसको देखी थी, महिलाओं में आक्रोश था। महिलाओं ने तय कर लिया, हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, आप 1500 दीजिए या जितना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों को सम्मान राशि के रूप में 3000 रुपया अन्नपूर्णा योजना के तहत देंगे। हमने देने का वादा किया। हमारी सरकार 9 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, 9 मई को, और 9 जून के पहले 2 जून या 3 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी डिजिटल तरीके से बटन दबाकर 28 लाख महिलाओं को, जिनका बैंक अकाउंट पहले से लिंक था, जिनको लक्की भंडार मिलता था, बढ़िया से समझिए, जिनको लक्की भंडार मिलता था, जिनके पास वोटर आईडी है, जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास 1 लाख रुपया से कम का इनकम टैक्स रिटर्न है, जिनके 3 से कम कमरों का फ्लैट है, जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, ऐसी हर महिला को 3000 रुपया देने का वादा हमारी सरकार की है और वो देगी। जब ये देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो देखा गया, जब इसके स्क्रूटनी किया गया, भाई मान लीजिए लक्की भंडार जिनको मिल रहा था, हम तो सबसे पहले उनको ही रेगुलर करना चाहते थे, योजना का नाम बदलेंगे, 3000 रुपया देंगे उनके अकाउंट में। जांच हुआ तो पता लगता है कि कई हजार, एक एक जिला में कई हजार पुरुषों का नाम है लक्की भंडार में। महिलाओं को मिलने वाला पैसा पुरुष के अकाउंट में जा रहा है, ये पकड़ा गया। पूरे बंगाल में संख्या लाखों में है। ऐसे भी लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं थे। मुझे लगता है कि आप अगर कई और चैनल के ऐसे वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा, बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं कि मुझे बंगाल में राशन कार्ड मेरे पास था, वोटर कार्ड था, मेरे पास स्वास्थ्य साथी कार्ड था और मुझे लक्की भंडार का पैसा मिलता है। तो अब क्या चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार बांग्लादेशियों को पैसा दे? नहीं देगा ना, नहीं देगा। इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जो बांग्लादेशी हैं, पुरुष हैं, उनको भी ये पैसा मिल रहा था और इनकी संख्या छोटी मोटी नहीं है। जांच में ये पता चल रहा है कि उनकी संख्या भी लाखों में है। तो एक बड़ा चैलेंज आपके सामने है, आपकी सरकार के सामने है। इसको कैसे आप लोग अलग करेंगे? उस योजना के बारे में क्लियर है। SIR हुआ, SIR में जितने लोग अवैध रूप से यहाँ रहते थे उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनका मतदाता सूची में नाम है, जिनके पास वोटर आईडी है वैलिड, वही इसके पात्र होंगे। मतलब जो लोग अवैध रूप से यहाँ रहते थे उनको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर। आप अगर बंगाल के नागरिक हैं, वोटर हैं, वोटर ही नहीं है तो कैसे नागरिक? हम तो बोल रहे हैं 25 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को मिलेगा, तो स्वाभाविक है उनके पास वोटर आईडी होना चाहिए। जिनके पास वोटर आईडी नहीं उनको कैसे देंगे हम? जो लोग, आप जिनको, जैसे मेरी बात आपने कहा, जो रहवासी है यहाँ, जो लोग प्रवासी हैं, जिनके पास यहाँ वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, उन सबको मिलेगा। हम लोगों ने कैंप लगाया है, बंगाल में घर घर जाके सर्वे हो रहा है, महिलाएं फॉर्म भर रही हैं, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल दे रही हैं और उनके अकाउंट में जाएगा, सारा वेरीफाई हो रहा है, सबको पैसा मिलेगा बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति धर्म के चश्मे से देखे। भले आप जो भी आरोप लगाइए बीजेपी पे, लेकिन सरकार की सारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ माइनॉरिटी ले रहा है और हमको उससे परहेज भी नहीं है। जिसको जो चाहिए उसको मिलना चाहिए ना। सब कोई तो हाथ नहीं पसारेगा, जो हाथ पसार रहा है उसको दीजिए ना, दिक्कत कहाँ है? ये सरकार जनता को समर्पित है, ये सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को और भारतीयों को समर्पित है, बांग्लादेश रोहिंग्यों को समर्पित नहीं है। हमारा तो लक्ष्य है। हम तो केंद्र सरकार के आभारी हैं, जिस केंद्र सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि अब हम कहीं बांग्लादेशी को सस्पेक्ट पकड़ते हैं तो उनको जेल में रख के उनको खिलाएंगे नहीं, उनको तुरंत BSF के हाथ सौंपेंगे और बांग्लादेश बॉर्डर से हम उनको डिपोर्ट करेंगे। तो हमारा सोच एकदम साफ है। योजना का लाभ पश्चिम बंगाल के नागरिकों को मिलेगा, चाहे वो नागरिक उमेश राय हो और चाहे ऐश्वर्या राय हो। इसमें एक चीज आ रहा है कि बहुत कठिन है, आपका जो ये 12 पेज का है वो उनका भरना बहुत मुश्किल काम। नहीं, वो 12 पेज लेकिन से तो हमको ये पूरी उम्मीद है, आम जनता को भी उम्मीद है कि आपको वो थोड़ा सा इजी करेंगे। क्या 12 पेज से अन्नपूर्णा योजना का मिलना नहीं मिलने का कोई मतलब नहीं है। सरकार ने एक व्यवस्था बनाया है कि जब आप डिटेल्स दे ही रहे हैं तो आप अपने परिवार का भी डिटेल्स दे दीजिए। मैं आपको स्पष्ट समझाना चाहता हूँ। अभी इसके बाद सेकंड फेज में युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए 3000 रुपया देने की बात है। वो बेरोजगार युवा अलग से तो आएंगे नहीं ना, इन्हीं सब परिवारों से ही तो होंगे जी। इनके परिवार के ही बेरोजगार युवा होंगे ना। तो अगर हमको डेटा मिल जाता है किसी परिवार का पूरा, तो हमको वो सारा काम करने में सुविधा होगी। अगर हमको किसी परिवार का पूरा डेटा मिल जाता है, उस परिवार में कितने लोग हैं, उनका मकान है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं। अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी
हम जनगणना भी करा रहे हैं जी। और वो जनगणना हम जाति आधारित जनगणना भी करा रहे हैं, जिससे SC ST OBC का भी जानकारी हमको मिल जाएगा, जिससे कि आने वाले दिनों में हम उस समाज का भला कर सके आसानी से। जी, एक इसी से जुड़ा सवाल था कि अब तो बंगाल की राजनीति पे बात होगी, अब आते हैं हावड़ा पे, जो जहाँ से आप विधायक हैं, हावड़ा उत्तर से। कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम इस पे आते हैं, हावड़ा पे आते हैं कि इसको लेके आपका क्या प्लान है? जैसे मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि स्थिति न सफाई की दिक्कत है, रास्तों की दिक्कत है, पूरा बंगाल ही ट्रैफिक से जूझ रहा है, ओवर क्राउडेड हो रहा है, लोकल्स भरे जा रहे हैं। तो क्या प्लान है इसको लेके? आपको अपने क्षेत्र में आपका क्या रोड मैप है, कैसे करेंगे? या देखिए, देश के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है हावड़ा। कभी यहाँ लोग रोजगार के लिए आते थे, यहाँ बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, जूट मिल थे, छोटे MSME के फैक्ट्री थे, कुटीर उद्योग का काम था। लेकिन कलकत्ता जैसे बढ़ा, वैसे ही लोगों ने हावड़ा को अपना रिहायशी इलाका चुना। तेजी के साथ यहाँ हाईरेज मकानें बननी शुरू हुई। अब मकान तो बना, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बदला। वही नालियाँ, वही ड्रेनेज, वही पीने के पानी का वो पुराना पाइपलाइन। इसके कारण पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर इन सारी चीज़ों की समस्या आनी शुरू हुई। हावड़ा का ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ, वो ध्वस्त है। अब इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए आपको तो बड़ा कुछ करना है और बड़ा आप कब कर सकते हैं? बड़ा करने के लिए बड़ा प्लान होना चाहिए। TMC की सरकार का हमेशा से ही केंद्र की सरकार से विवाद रहा है, मतभेद रहा है, जिसके कारण केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ लागू नहीं होती थी। केंद्र सरकार का दिया हुआ फंड डबल इंजन की सरकार है तो एकदम। अब रहा बात समस्या, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उस विधानसभा में पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, CPM और TMC मिलकर एक कॉलेज नहीं बनाया, एक सरकारी अस्पताल नहीं है, पीने के पानी के लिए अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, डंपिंग ग्राउंड आपका नहीं। क्या प्लान? मैं बता रहा हूँ ये नहीं था और मैंने अपनी जनता से वादा किया था टाइमलाइन के साथ, मैं चुनाव जीतूंगा, मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1 साल के अंदर यहाँ के लोगों के घर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाऊंगा। KMDA का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तेजी के साथ चल रहा है। अगस्त महीने में पानी इंटेक्ट होना शुरू होगा, सितंबर में ट्रायल होगा, अक्टूबर महीने में उत्तर हावड़ा के 100% लोगों के घर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की काम हमारी सरकार करेगी। 2 वर्ष के अंदर इसी उत्तर हावड़ा के सत्यबाला ID हॉस्पिटल में हम एक 100 बेड का हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। सरकार को हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। 2 साल के अंदर ही इसी उत्तर हावड़ा में हम एक कॉलेज बनाने जा रहे हैं। अभी हिंदी यूनिवर्सिटी है, उसके प्रांगण में बहुत जगह है, वहां पे कॉलेज बनाने जा रहे हैं। हावड़ा का इकलौता जनरल हॉस्पिटल, उसको हम सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए आवेदन हम लोगों ने किया है। तो हमारे शहर के लोग बड़ी बीमारियों के लिए उनको दूसरे जगह या कलकत्ता कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उनका इलाज यही होगा। हावड़ा की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी। जल निकासी की समस्या सिर्फ मुझे पता, सिर्फ आपको पता ऐसा नहीं है, सरकार को भी पता था। लेकिन जल निकासी की समस्या के लिए एक प्लान भी सरकार ने बनाया। केंद्र सरकार की एक योजना के तहत एक प्लान बना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का एक मास्टर प्लान। वेब्सको नाम की एक संस्था ने इसका DPR भी बनाया। लेकिन DPR में जो उसका एस्टीमेट अमाउंट था वो 4700 करोड़ था, जिसका 30% राज्य सरकार को देना था। इनके पास तो अपने कर्मचारियों को DA देने का पैसा नहीं है। ये मास्टर प्लान के लिए पैसा कहाँ से देंगे? उस पाई को इन्होंने दबा दिया। हम लोग चुनाव जीतने के बाद ही जब हमारा पहला प्री मानसून मीटिंग हुआ, उसमें हम लोगों के सामने ये विषय आया और हम लोगों ने इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करवाया। देखा, हावड़ा से निर्वाचित 3 विधायक, तब तक मंत्रिमंडल भी नहीं विस्तार हुआ था। हम लोग इस पूरे विषय को देखे, DM, KMDA, इरिगेशन, रेलवे, सबको लेकर हम लोग बैठे और जब हम लोगों ने इस विषय की जानकारी मुख्यमंत्री को दिया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमको करना है, 4700 लगे या 6000 करोड़ लगे, जो भी लगेगा, हावड़ा एक पुराना शहर है, इसका सिस्टम अपडेट करना है। तो उनके तरफ से भी हम लोगों को अनुमति मिल गई है। पहले बजट में ही हावड़ा के ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक राशि आवंटित होगी। अगले साल से ड्रेनेज का काम शुरू होगा और 3 साढ़े 3 साल में हमेशा के लिए हावड़ा के जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। मंत्री जी, चूंकि यहीं पर जन्म हुआ, पल्ले बढ़े और इतने आगे मंत्री हैं, तो यहाँ की समस्याओं से आपको बताना नहीं है, पूरी तरह से समस्याओं से पूरी तरह से अवगत है। लेकिन सवाल ये आता है कि इनके संघर्ष की बात करें तो ये भी बहुत सारे संघर्ष किए, अपनी फैमिली के साथ हमला भी हुआ, कई बार कॉर्पोरेशन में भाभी जी हैं वो भी, और वहाँ उनके ऊपर भी
वो हुआ। लेकिन आज जो अमित शाह ने कहा उल्टा करके सीधा करेंगे, करने का काम किया जाएगा, तो हावड़ा में तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको उल्टा से सीधा करने की आवश्यकता है। उस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको दो जो चीज कि समझना है। संघर्ष ने आपने देखा है। समाज में एक कहावत है, आदमी को कुत्ता काटता है, कुत्ते को आदमी नहीं काटता। उनका ये संस्कार था, उनके पार्टी का सिस्टम था कि वो विरोधियों को मारेंगे, उनका घर तोड़ेंगे, उनको राजनीति नहीं करने देंगे, उनको प्रताड़ना करेंगे। हमारा पार्टी ये संस्कार नहीं है। हमको अगर कुछ करना भी होगा तो हम कानूनी तरीके से करें। सर इसी से जुड़ा एक सवाल है, जोड़ दूं? जी सर, कि आपके एफिडेविट में मैं देख रहा था आप पे काफ़ी गंभीर केसेस हैं, जिसका आप लगातार मंचों से कहते रहे कि ये जो है फर्जी हैं और ममता सरकार ने लगाए गए दबाव बनाने के मुकदमे हैं। तो क्या ये सरकार अब बदले की नीति पे जाएगी? आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ऐसा आरोप इंटरनेट पे लग रहा है अभिषेक बनर्जी द्वारा। ऐसा अभिषेक बनर्जी, देखिए अभिषेक बनर्जी से भ्रष्ट इस पश्चिम बंगाल में कोई नहीं। जिसका जीता जाता है नमूना आपने फलता के चुनाव में देखा है। एक राजनीतिक दल है, सांसद 7 लाख वोट से चुनाव जीतता है, उसी के विधानसभा में 1 लाख से आप जीतते थे, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, एक भी ना कहीं बूथ दखल हुआ ना कुछ हुआ। मीडिया तो घूम रहा था ना, फलता के रिपोल में मीडिया घूम रहा था। आप एक घटना दिखा दीजिए जहां पर जबरन वोट मारा गया, बम मारा गया, लोगों को डराया गया, स्टिकर चिपका दिया गया, इतर लगा दिया गया। साधारण लोगों को वोट देने को मिला, टीएमसी चौथे नंबर पर गया, सीपीएम दूसरे नंबर पर आया, वो सीपीएम जो कभी चौथे नंबर पर होता था। अब परिस्थिति पूरा बदल गया। जब लोगों को स्वतः मतदान करने का अवसर मिलेगा तो वो टीएमसी को वोट नहीं करेंगे। अभिषेक बनर्जी जो कुछ भी कह रहे हैं, उनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। पूरा का पूरा किला तास नहस हुआ, और उसके सबसे बड़े जो कलाकार हैं वो वही है। उन्हीं के चलते टीएमसी में फूट हुई, टीएमसी में भ्रष्टाचार हुआ, टीएमसी का पूरा प्रशासनिक स्तर का राजनीतिकरण हुआ, सब अभिषेक बनर्जी के दिन। आपको इस विषय पर नहीं जाना, मैं आपको बताता हूं, जो जैसा करेगा वैसा फरेगा। मैं तो जितना पढ़ा, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी। आप जो किए हैं वो आपको भोगना है, आप उससे बच नहीं सकते। जनता मार रही है, कहीं बीजेपी का नेता कहीं किसी के घर पर हमला नहीं कर रहा है। आपने जिनके बच्चों का रुपया लिया है नौकरी दिलाने के लिए और पैसा नहीं लौटाया तो मारेगा नहीं। आप किसी का मकान बना है, जबरन पैसा लिया, वो आपको खोजेगा नहीं। अब जब आप पावर में नहीं है तो जो पावर में है, जनता पावर में आई है, जनता हिसाब किताब कर रही है। एक विषय स्पष्ट है, बंगाल में बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि हम अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां टीएमसी जीती भी है, वहां के टीएमसी के विधायक भी घर से नहीं निकल रहे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? जनता ने तो आपको जिताया है ना, और जनता से काम करो। क्योंकि इन लोगों ने इसके पहले इतना गलत काम किया है, इतना अत्याचार किया, लोगों का इतना शोषण किया है कि इनको अब पब्लिक के बीच में जाने से डर लग रहा है। और ये कहीं एक जगह की बात है, हर जगह है। श्रीकांत जी ने कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों ने 2021 में मेरे घर पर हमला किया, मेरे कार्यालय पर हमला किया, उसमें से एक आदमी को बुलाइए, पूछिए कि किसी को पुलिस ने टच किया है, मैंने किसी को जाकर एक शब्द अपशब्द बोला है। वो सारे लोग यही हैं, वो सब लोग आ रहे हैं हमको माला पहना रहे हैं। उनका काम उनको करने दीजिए, मेरा काम मुझे पता है। जनता ने मुझे मतदान करके जिताया है विकास करने के लिए, काम करने के लिए, बदला लेने के लिए नहीं। बदला लेना होता तो मैं उसी समय ले लेता। बदला लेने के लिए कोई चुनाव जीतना जरूरी थोड़ी ना है। बदला लेने के लिए तो बदला लेना है, लेकिन हम उसमें हमारी ना पार्टी सिखाती है ना हमको इसमें कोई विश्वास है। जनता ने मौका दिया है और मेरी पार्टी ने मुझे बोनस दिया। मैं तो सत्ताधारी पार्टी का विधायक बनकर ही राजा बन गया था। अचानक से एक दिन रात को फोन आता है कि कल सवेरे जाके आपको मंत्री पद का शपथ लेना। मैं तो रातों रात महाराजा बन गया। मैंने अपने लोगों से जो वादा किया है वो वादा पूरा करने का मेरा 100% गारंटी हो गया। पश्चिम बंगाल के मंत्रिसभा का एक सदस्य अपने विधानसभा में कोई काम किस मंत्रालय में जाएगा कराने, अब नहीं होगा। तो उत्तर हावड़ा के विकास की गारंटी मैं आपको बताऊं, मेरा एक सपना रहा बचपन से ही। हम लोग का तो मुख्य द्वार है हावड़ा। हावड़ा स्टेशन है हेरिटेज, हावड़ा ब्रिज है हिस्टोरिकल, उसके बीच का इलाका है हावड़ा का पूरे बंगाल का सबसे गंदा इलाका। पाकिटमारी, आपका सामान छीन लेना, गलत सामान बेचना, हॉकरों का तांडव, अवैध रूप से पार्किंग, गंदगी, गंदे टॉयलेट, बस स्टैंड के नाम पर सिर्फ खड़ा हुआ दीवार, अव्यवस्थित है। जबकि यहाँ यातायात के सारे साधन है, एयर छोड़ के फेरी है, मेट्रो है, लोकल ट्रेन है, दूरगामी का ट्रेन है,
हावड़ा के लिए बस है, कलकत्ता के लिए बस है, दीघा मेदिनीपुर के लिए बस है, टैक्सी है, ओला उबेर है, ऑटो है, टोटो है, रैपिडो है, 9 वंदे भारत। सब कुछ जितने यातायात के साधन होते सब हावड़ा के पास है, लेकिन सारे अव्यवस्थित है, कुछ नहीं है। हम लोगों ने एक प्लान किया है, हम हावड़ा स्टेशन के बाहर ऐसा व्यवस्था करेंगे कि हावड़ा स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे, एक बार में ही आप दिल्ली के एयरपोर्ट जैसा निकलते ही ओला उबेर कहाँ मिलेगा, कलकत्ता के लिए बस कहाँ मिलेगा, हावड़ा आप एक्सकलेटर पर चढ़ेंगे और ये वर्ल्ड क्लास मल्टी लेयर टर्मिनल बनाने का प्लान है। हम लोगों ने रेल मंत्री जी को इसका प्रस्ताव भी दिया। साथ ही साथ मैं मंत्री बनने के बाद मेरा पहला ये अवसर था कि जब मैं मुख्यमंत्री और रेल मंत्री से कुछ बोलने का मौका मिला, मैंने हावड़ा के लिए एक उपहार मांगा। आपको पता होगा हावड़ा स्टेशन के बाद 2 बड़े स्टेशनों को महत्व दिया गया, चूंकि हावड़ा पे बहुत लोड था, एक शालीमार और एक सातरागाछी, और ये दोनों स्टेशन हावड़ा से दूर है और इसका कम्युनिकेट करने का भी साधन कमजोर है। अभी हम लोग शालीमार के पास हम लोग फेरी सर्विस शुरू कर रहे हैं। इससे शालीमार उतरेंगे तो आप लंच पे बैठेंगे स्टीमर पे, आप कलकत्ता हावड़ा के किसी कोने में जा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने रेल मंत्री जी से मांगा है बी गार्डन टू बाली थ्रू शालीमार, और एक हावड़ा मैदान से सतरागाछी मेट्रो चलाइए। सतरागाछी हावड़ा मैदान के माध्यम से एयरपोर्ट और कलकत्ता के किसी कोने तक जा सकते हैं, और आप जब बी गार्डन से चलते हैं तो शालीमार को लेते हुए आप हावड़ा बाली से होकर फिर दक्षिणेश्वर होकर एक पूरा हावड़ा कलकत्ता को आप ग्रेटर कोलकाता बोल सकते हैं, ग्रेटर कलकत्ता को मेट्रो से जोड़ने का एक प्रस्ताव मैंने माननीय रेल मंत्री जी को दिया है। मुस्कुरा कर उन्होंने वो प्रस्ताव स्वीकार किया है। तब इसका शालीमार मतलब से ये बाली तक एक मेट्रो बनेगी। सतरागाछी से अच्छा। हावड़ा मैदान को लिंक कर देंगे ना, तो सतरागाछी रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले लोग या मेदिनीपुर से आने वाले लोग सतरागाछी से ही कलकत्ता के किसी कोना पर एयरपोर्ट जा सकते हैं, गरिया जा सकते हैं। दूसरा, बी गार्डन से बाली थ्रू दक्षिणेश्वर, बी गार्डन से बाली, इसमें आप शालीमार को जोड़ सकते हैं, हावड़ा मैदान को जोड़कर बाली चलेंगे बेलूर मठ होते हुए। तो बाली ब्रिज से अगर हम दक्षिणेश्वर को जोड़ देते हैं तो ये पूरा एक बड़ा कनेक्टिविटी हो जाएगा, मेट्रो का एक विस्तार होगा, और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा उपहार हावड़ा के लोगों के लिए हो सकता है। क्योंकि आपने तो क्योंकि सरकार भी बनी है माँ काली, माँ दक्षिणेश्वर की काली माँ, और तमाम देवी देवताओं को आपने मनाया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। धार्मिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण है हावड़ा। हम लोगों ने इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए बेलूर मठ का एक अलग ही महत्व है। बेलूर मठ के लिए आपने देखा होगा पिछली सरकार ने ही बेलूर मठ के लिए एक स्टेशन बना दिया, चूंकि वहाँ ट्रेन कम चलती है। हम लोग चाहते हैं कि बेलूर मठ वाले पूरे एरिया को मेट्रो से जोड़ा जाए। अभी रेल मंत्री जी के आने के पहले हमारे जो वाटरवेज मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बताया कि हम वाटर मेट्रो स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि पानी में ट्रेन चलेगा, क्या ऐसा नहीं है। वाटर मेट्रो स्टार्ट करने का मतलब है कि हम जो अपने स्टीमर की जो व्यवस्था है इसको मेट्रो के तरह एकदम समय समय पर चलाएंगे, फास्ट चलाएंगे, आधुनिक स्टीमर चलाएंगे, और ये पूरा कलकत्ता हावड़ा को जोड़ने का एक बड़ा प्रयास होगा, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ उमेश राय जी, इन्होंने हावड़ा को लेके, अपनी सीट को लेके कुछ प्लान्स हमारे साथ साझा करे। उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे करे हैं आपसे वो पूरे होंगे, नहीं होंगे तो हम जरूर आपके सवाल इनसे पूछेंगे। आप देख रहे थे प्रभात खबर, मेरा नाम है प्रशांत और मेरे साथ थे शिकानी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।